हेलो बच्चों, मैं हूं डॉक्टर आर के खत्री और आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 चैप्टर 1 रिलेशंस एंड फंक्शंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। सेट होता है कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, जैसा कि हम क्लास 11 में पढ़ चुके हैं। रिलेशन इन सेट्स के बीच में कनेक्शन को कहते हैं और फंक्शन एक स्पेशल टाइप का रिलेशन होता है। जैसे कि एक ये तेंदुलकर की फैमिली है, ये एक सेट है, इसमें 4 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, इनमें आपस में रिलेशन है। सारा का तेंदुलकर से एक रिलेशन है, अर्जुन का सारा से एक रिलेशन है। चलिए इंट्रोडक्शन लेते हैं। अ रिलेशन इज अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स बिटवीन टू सेट्स। मान लीजिए दो सेट दिए हुए हैं ए और बी। अब इनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा ए क्रॉस बी, वो होगा सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स। ऑर्डर्ड पेयर्स मतलब वन का थ्री के साथ, वन का फोर के साथ, टू का थ्री के साथ, टू का फोर के साथ। ये ऑर्डर्ड पेयर्स भी होंगे क्योंकि पहला एलिमेंट ए सेट का होगा, दूसरा एलिमेंट बी सेट से ही होगा। इसलिए हम यहाँ देख सकते हैं कि ए क्रॉस बी होगा 1 3 1 4, 2 3 2 4। इसका मतलब है रिलेशन जो होगा वो सबसेट होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट का। यानी कि रिलेशन में या तो चारों पेयर्स आ सकते हैं मैक्सिमम, या इनसे थोड़े कम आएंगे, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन। हर रिलेशन में एक कंडीशन जरूर दी जाएगी। अगर ए सेट में एम एलिमेंट है, बी सेट में एन एलिमेंट है, तो इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट के ऑर्डर्ड पेयर्स एम इंटू एन होंगे। यानी कि यहाँ पर हम देख सकते हैं ए में दो एलिमेंट हैं, बी में भी दो एलिमेंट हैं, तो कार्टेशियन ऑर्डर्ड पेयर्स इसके चार होंगे मैक्सिमम, 2 इंटू 2। लेकिन रिलेशन इसमें टू की पावर एम एन यानी कि 2 की पावर 4 होंगे। जैसा कि हम देख सकते हैं वन का वन के साथ हो सकता है, वन का टू के साथ हो सकता है, वन का थ्री के साथ हो सकता है, वन का फोर के साथ हो सकता है। तो एक एलिमेंट चार रिलेशन बना सकता है, तो चारों फिर 16 पेयर्स बनाएंगे। इसलिए मैक्सिमम रिलेशन 16 हो सकते हैं, लेकिन ऑर्डर्ड पेयर्स कार्टेशियन प्रोडक्ट के चार ही होंगे। और जो रिलेशन होगा वो सबसेट होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट का। रिलेशन को डिफाइन भी किया जाता है, उसमें कंडीशन दी जाती है। इसमें ए एलिमेंट होगा हमेशा ए सेट से, स्मॉल बी एलिमेंट होगा हमेशा बी सेट से। उसको डिनोट करेंगे ए आर बी से, और साथ में कंडीशन भी दी जाएगी रिलेशन की। यहाँ पर कंडीशन दी हुई है बी इक्वल टू ए प्लस टू, यानी ए की जो भी वैल्यू होगी उससे बी की वैल्यू आएगी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इस कंडीशन के अकॉर्डिंग दो ही ऑर्डर्ड पेयर्स रिलेशन में आ रहे हैं, 1 3 और 2 4, जो कि कंडीशन बी इक्वल टू ए प्लस टू को सेटिस्फाई कर रहे हैं। चलिए अब अलग टाइप के सब रिलेशंस देखते हैं। पहला है एम्प्टी रिलेशन, इसको वॉइड रिलेशन भी कहते हैं। और अगर किसी भी एलिमेंट में आपस में कोई भी रिलेशन ना हो तो उसको हम एम्प्टी रिलेशन कहते हैं। रिलेशन इक्वल टू फाइव होगा और फाइव सबसेट होता है सबका। दूसरा है यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन को हम फुल रिलेशन भी बोलते हैं। इसमें हर एलिमेंट का आपस में कोई ना कोई रिलेशन होता है, यानी कि आर इक्वल टू ए क्रॉस ए के कार्टेशियन प्रोडक्ट के इक्वल होगा। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशंस। रिफ्लेक्सिव रिलेशन का मतलब होता है किसी भी एलिमेंट का खुद से ही रिलेशन, यानी एवरी एलिमेंट मैप्स टू इटसेल्फ। जैसे कि एक सेट दिया हुआ है जिसके एलिमेंट है 1 2, तो इसका रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा 1 1 एंड 2 2। इसको हम डिनोट करते हैं ए आर ए के साथ, ए कोमा ए से भी हम इसको डिनोट कर सकते हैं। दूसरा रिलेशन होता है सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन में अगर ए का रिलेशन बी के साथ है तो बी का रिलेशन भी ए के साथ होगा। ए सेट में अगर 1 2 एलिमेंट है और वन का रिलेशन टू से है तो टू का रिलेशन भी वन से होगा। अगर ए आर भी ट्रू है तो बी आर ए भी ट्रू होगा। तीसरा आता है ट्रांजिटिव रिलेशन। अगर किसी रिलेशन में ए का रिलेशन बी के साथ है और बी का रिलेशन सी के साथ है तो ए का रिलेशन भी सी के साथ माना जाएगा। मान लीजिए एक सेट में तीन एलिमेंट है 1 2 3, तो ट्रांजिटिव रिलेशन में वन का टू से होगा, टू का थ्री से होगा और वन का थ्री के साथ भी होगा। यानी कि अगर ए आर बी और बी आर सी ट्रू है तो ए आर सी भी ट्रू होगा। अब लास्ट आता है इक्विवेलेंस रिलेशन। अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, तीनों हो, तो हम उसको इक्विवेलेंस रिलेशन बोलेंगे। अगर इनमें से कोई दो रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक ही हो तो उसको हम स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन बोलेंगे। चलिए एक प्रॉब्लम ले लेते हैं रिलेशन पर। यहाँ पर हमें बताना है कि कौन सा रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या फिर ट्रांजिटिव है। सेट दिया हुआ है ए इक्वल टू 1 2 से लेकर 14 तक, और इसमें एक रिलेशन दिया हुआ है एक्स वाई के बीच में कंडीशन है 3x - y = 0। यहाँ पर हम देख सकते हैं ए इक्वल टू 1 2 3 से लेकर के 14 तक है रिलेशन, y इक्वल टू 3x है। यानी कि x की वैल्यू हम ए सेट से लेंगे और y की वैल्यू इस कंडीशन से अपने आप निकलती जाएगी। तो रिलेशन जो भी बनेंगे वो 1 3 2 6 3 9 और 4 12 ही बनेंगे, क्योंकि इसके ज़्यादा 5 रखेंगे तो 5 3 जा 15 होता है, जो कि सेट में नहीं है। रिफ्लेक्सिव को हमें पता करना हो, इसमें 1 1 2 2 3 3 4 4 नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है।
सिमेट्रिक तो हम देखेंगे 1 3 तो है, लेकिन 3 1 नहीं है, इसका मतलब ये सिमेट्रिक भी नहीं है। अब हम देखेंगे ट्रांजिटिव है कि नहीं। अब इसमें 1 3 और 3 9 तो है, लेकिन 1 9 नहीं है, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। चलिए एक और प्रॉब्लम लेते हैं। इसमें रिलेशन बताया हुआ है ए इज इक्वल टू और लेस देन बी, तो हमें चेक करना है ये रिफ्लेक्सिव है और ट्रांजिटिव है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। यहाँ पर आर दोनों के लिए कॉमन यूज किया है, लेकिन एक आर का मतलब है सेट ऑफ रियल नंबर और दूसरे आर का मतलब है सेट ऑफ रिलेशन। तो हम देखते हैं रिलेशन में जो हमारे पास पेयर्स आ रहे हैं ए लेस देन इक्वल टू बी के अकॉर्डिंग, वो आ रहे हैं 1 1 1 2 1 3 2 3, जिसमें ए हमेशा या तो इक्वल है या फिर छोटा है बी से। रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे हम, क्या इसमें 1 1 आ रहा है, इसमें 1 1 आ रहा है, इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव है। अब हम सिमेट्रिक चेक करेंगे, ए बी से तो छोटा है लेकिन बी ए से छोटा नहीं है, जैसा कि कंडीशन में भी क्लियर है, तो ये सिमेट्रिक नहीं हो सकता। ट्रांजिटिव हम देखेंगे कि इसमें ए बी से छोटा है, बी सी से छोटा हो सकता है, तो ए हमेशा सी से छोटा ही होगा, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव पक्का होगा। चलिए रिलेशन पर एक और प्रॉब्लम लेते हैं। हमें बताना है रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव सिमेट्रिक कौन सा वाला है। यहाँ पर हमें 5 प्रॉब्लम्स दी हुई है, कुछ लोगों का ग्रुप है। ए और बी के लिए हम अब रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे। ए और बी क्वेश्चन में एक्स और वाई सेम प्लेस में वर्क करते हैं, सेम लोकेलिटी में रहते हैं, तो ए और बी दोनों रिफ्लेक्सिव हो सकते हैं क्योंकि सेम जगह पर वो काम करते हैं। लेकिन एक्स खुद से ही लंबा नहीं हो सकता, खुद की वाइफ नहीं हो सकता और खुद का फादर नहीं हो सकता, इसलिए सी डी और ई फॉल्स हैं, ये रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकते। अब इन पांचों क्वेश्चन के लिए हम देखेंगे सिमेट्रिक है कि नहीं। ए और बी सिमेट्रिक हो सकते हैं क्योंकि वो सेम प्लेस पर वर्क भी करते हैं और रहते भी हैं। लेकिन अगर सी डी और ई के लिए हम देखें तो एक्स 7 सेंटीमीटर टॉल है वाई से, तो वाई 7 सेंटीमीटर टॉल नहीं हो सकता एक्स से। एक्स अगर वाइफ है वाई की तो वाई वाइफ नहीं हो सकती एक्स की। एक्स फादर है वाई का तो वाई फादर नहीं हो सकता एक्स का, इसलिए ये तीनों सी डी और ई सिमेट्रिक नहीं है। अब ट्रांजिटिव चेक करेंगे हम, तो ए और बी ट्रू होंगे क्योंकि दोनों सेम प्लेस पर वर्क करते हैं और सेम लोकेलिटी में ही रहते हैं, तो ये ट्रांजिटिव होंगे। लेकिन ये सी डी और ई के लिए ट्रांजिटिव नहीं होंगे क्योंकि एक्स 7 सेंटीमीटर टॉल हो सकता है वाई से, वाई 7 सेंटीमीटर टॉल हो सकता है जेड से, लेकिन एक्स फिर कहाँ 7 सेंटीमीटर ही टॉल रहेगा, तो 14 सेंटीमीटर हो जाएगा टॉल, तो ये बहुत हो जाएगा। एक्स वाइफ है वाई की, तो वाई वाइफ नहीं हो सकती जेड की क्योंकि ऑलरेडी वो एक्स की वाइफ है। एक्स फादर है वाई का, वाई फादर हो सकता है जेड का, लेकिन फिर कहाँ एक्स फादर कहाँ होगा जेड का, क्योंकि वो तो वाई का फादर है, उसके दादाजी बन जाएंगे। यानी कि जब भी सेम या इक्वल लिखा हुआ आएगा तो वो रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा और ट्रांजिटिव भी होगा। अगर कोई ना कोई कंपैरिजन आ जाए ग्रेटर देन या लेस देन वाला, तो न तो वो रिफ्लेक्सिव होगा, न सिमेट्रिक होगा, न ट्रांजिटिव होगा। चलिए अब जानते हैं इक्विवेलेंस क्लास क्या होती है। सेट ऑफ प्री इमेजेस एक्स हुज इमेज इज वाई, यानी कि ऑर्डर्ड पेयर में एक्स और वाई होते हैं, तो इमेज वाई के साथ कौन कौन सी प्री इमेजेस कनेक्टेड है ये हमें बताना होता है। ठीक है, चलिए हम एक एग्जांपल से समझते हैं। एक सेट दिया हुआ है ए जिसके एलिमेंट्स है 1 2 3। अब इसके रिलेशंस पेयर 1 1 2 2 3 3 1 2 2 1 है। इसको हम यहाँ पर एरो डायग्राम में भी देख सकते हैं। अब यहाँ देखना है कि जो सेकंड वाला सेट है उसमें 1 एलिमेंट है, उसकी प्री इमेजेस कौन कौन सी है सेट 1 में। तो सेट 1 में उसकी प्री इमेजेस है 1 और 2। इसी तरह सेट 2 में जो ब्लू से 2 दिखाया हुआ है, इसकी प्री इमेजेस कौन कौन सी है, इसकी प्री इमेजेस है 1 और 2। ऐसे 3 की प्री इमेज एक ही है 3। तो यही हमारी इक्विवेलेंस क्लास है, यानी कौन कौन सी इमेजेस की कौन कौन सी प्री इमेजेस है ये हमें बताना होता है। जैसे कि हम यहाँ देखें, इनको ब्रैकेट में हम डिनोट करते हैं। 1 है तो सेकंड सेट में जो 1 एलिमेंट है वो 1 और 2 से कनेक्टेड है, इसकी प्री इमेजेस फर्स्ट सेट में 1 और 2 है। इसी तरह सेकंड सेट में जो 2 एलिमेंट है उसकी प्री इमेजेस है 1 और 2, जो कि वाइट से डिनोटेड है सेट 1 में। इसी तरह सेट 2 की 3 की प्री इमेज एक ही है 3, इसलिए इक्विवेलेंस क्लास की 3 है। अब हम इक्विवेलेंस क्लास पर कुछ प्रॉब्लम देखते हैं। यहाँ पर एक सेट दिया हुआ है जेड इंटीजर का। अब यहाँ पर रिलेशन की कंडीशन दी हुई है 2 डिवाइड्स ए माइनस बी, और हमें बताना है इक्विवेलेंस क्लास 0 के लिए, यानी कि बी की वैल्यू 0 रखेंगे तो उसके लिए हमें बताना है कि ए की वैल्यू क्या क्या आएगी।
तो हम देख सकते हैं कि जेड जो सेट है वो इंटीजर सेट है, इसकी हम कुछ वैल्यूज़ रख लेते हैं। नेगेटिव पॉजिटिव दोनों वैल्यूज़ होगी, हमने 6 तक, -6 और +6 तक हमने इसकी वैल्यूज़ रख ली है। तो इसके रिलेशन अगर हम बी को 0 माने तो ए की वैल्यू 0 हो सकती है, एक तो +2 हो सकती है, -2 हो सकती है, +4 -4 हो सकती है, +6 -6 हो सकती है। तो ऐसे हमारे पेयर्स बनेंगे जिसमें बी एलिमेंट 0 होगा और ए एलिमेंट 0 +-2 +-4 +-6 होंगे। तो जीरो की इक्विवेलेंस क्लास हमें जो मिलेगी वो होगी 0 +-2 +-4 +-6, यानी ए की जो भी वैल्यू है बी के साथ, बी इक्वल टू 0 के साथ, वो सारी इक्विवेलेंस क्लास 0 की होगी। अब हम देखते हैं कि डोमेन, को डोमेन और रेंज क्या होते हैं। डोमेन जो भी होते हैं वो पेयर्ड प्री इमेजेस इन सेट ए होते हैं, और रेंज पेयर्ड इमेजेस इन बी होती है, और को डोमेन पूरा का पूरा बी सेट होता है। यदि हमें ए सेट 1 2 3 दिया हो, बी सेट 4 5 6 दिया हो, जैसा कि एरो डायग्राम में भी हम देख रहे हैं, तो जो ए सेट है वो प्री इमेजेस कहलाता है और बी सेट के एलिमेंट्स इमेजेस कहलाते हैं। तो यहाँ पर डोमेन होगा 1 2, क्योंकि 1 2 से ही बी के अदर एलिमेंट्स कनेक्टेड है, और रेंज होगी 4 5, क्योंकि 4 5 से ही सेट ए के दूसरे एलिमेंट्स कनेक्टेड है। फोर डोमेन में 4 5 6 तीनों एलिमेंट्स आएंगे। अगर हमें रिलेशन दिया हो 1 3 2 4, तो इस ऑर्डर्ड पेयर में जो पहला एलिमेंट होता है 1 और 2, वो होंगे डोमेन, और सेकंड एलिमेंट जो है 3 और 4, वो होंगे रेंज। इस तरह हम देख सकते हैं कि रेंज सबसेट होता है कोडोमेन का। चलिए देखते हैं फंक्शन किसे कहते हैं। A relation in which every element of A has exactly one image in B. Domain is not repeated. यहाँ दो सेट दिए हुए हैं, एक एलिमेंट 1 2 है, इन दोनों की एक एक ही इमेज बी सेट में है। अब फंक्शन को डिनोट करते हैं ए से एरो बनाकर बी की तरफ, जिसमें ए के सारे एलिमेंट डोमेन कहलाएंगे और बी के सारे एलिमेंट कोड डोमेन कहलाएंगे। फंक्शन कौन कौन से नहीं होंगे, जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं एरो डायग्राम में 1 की 2 इमेज है 3 और 4 के साथ, तो ये फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर एग्जैक्टली 1 इमेज होनी चाहिए बी में। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं ए सेट में 3 एलिमेंट हैं, लेकिन 1 और 2 की ही प्री इमेजेस एक एक बी में है, 6 की नहीं है, तो ये भी फंक्शन नहीं होगा। ए के सारे एलिमेंट्स की एक एक इमेज जरूर होनी चाहिए। टाइप्स ऑफ फंक्शन देखते हैं। 1 1 फंक्शन, इसको हम इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। रिलेशन इन विच एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज एक्जैक्टली 1 इमेज इन बी, जैसा कि हम पहले भी देख चुके हैं, एवरी इमेज हैज यूनिक प्री इमेज। 1 की 3 है, 2 की 4 है, दोनों ए के एलिमेंट्स 1 2 की एक एक ही इमेज है, तो इसको हम 1 1 फंक्शन कहते हैं। एक फंक्शन 1 1 तभी होगा जब एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई होगा, या फिर एक्स इक्वल टू वाई हो। उसके अलावा एफ एक्स अगर नॉट इक्वल टू एफ वाई हो तब भी वो 1 1 फंक्शन होगा, क्योंकि इसमें एक्स नॉट इक्वल टू वाई होगा। इसको हम एग्जाम्पल्स में देखेंगे। दूसरे टाइप के फंक्शन होते हैं मैनी वन फंक्शन। अ रिलेशन इन विच मैनी एलिमेंट ऑफ ए हैज 1 इमेज इन बी। अब यहाँ हम देख सकते हैं सेट बी के 3 एलिमेंट की 2 प्री इमेजेस है ए में, 1 और 2। इसको बोलते हैं मैनी वन, यानी ए के मैनी एलिमेंट्स की एक इमेज बी में है, तो इसको हम बोलेंगे मैनी वन। मैनी वन फंक्शन इन्वर्टिबल नहीं होते हैं, यानी 3 की अगर 2 प्री इमेजेस ए में है तो ए की 2 इमेज बी में नहीं हो सकती, यानी ये इन्वर्टिबल नहीं है। तीसरे टाइप के फंक्शन होते हैं ऑन टू फंक्शन, इनको हम सर्जेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। एवरी एलिमेंट ऑफ बी हैज 1 और मैनी प्री इमेजेस, मैनी वन पॉसिबल होता है, यानी कि 1 1 और मैनी वन का एक कॉम्बिनेशन है। यहाँ हम देख सकते हैं 2 सेट हैं, ए सेट के दोनों एलिमेंट्स की एग्जैक्टली 1 इमेज है बी में, और बी के हर एलिमेंट की एग्जैक्टली 1 प्री इमेज है। अब यहाँ पर बी के एलिमेंट्स की ज़्यादा प्री इमेज भी हो सकती है, यानी मैनी वन भी पॉसिबल है। इसलिए हम कह सकते हैं ऑन टू इक्वल टू 1 1 और मैनी वन, दोनों में से कोई भी जो भी होगा फंक्शन वो ऑन टू कहलाएगा। अगर फंक्शन कोई ऑन टू होगा तो एफ एक्स इक्वल टू वाई होता है, और इसमें रेंज इक्वल टू को डोमेन होता है। अब नेक्स्ट फंक्शन आता है 1 1 प्लस ऑन टू वाला फंक्शन, जिसको हम बाइजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। एवरी प्री इमेज हैज एक्जैक्टली 1 इमेज, एवरी इमेज हैज एक्जैक्टली 1 प्री इमेज, यानी दोनों तरफ एग्जैक्टली 1 इमेज होनी चाहिए और 1 प्री इमेज ही होनी चाहिए। दोनों फंक्शन इन्वर्टिबल होते हैं क्योंकि दोनों की एग्जैक्टली 1 इमेज है या 1 प्री इमेज है। बाइजेक्टिव को हम 1 1 प्लस ऑन टू का कॉम्बिनेशन भी मानते हैं, या हम कह सकते हैं बाइजेक्टिव इक्वल टू इंजेक्टिव प्लस सर्जेक्टिव, दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। इसमें रेंज हमेशा कोडोमेन के इक्वल होगी,
यानी बी सेट में कोई भी एलिमेंट बिना प्री इमेज का नहीं होगा। बाइजेक्टिव फंक्शन इन्वर्टिबल होते हैं क्योंकि दोनों तरफ एक एक ही प्री इमेज या इमेज है। चलिए अब सारे फंक्शंस को एक ही जगह पर देखते हैं, उनको कंपेयर करते हैं। पहला है वन वन फंक्शन। इसमें हम देख सकते हैं कि ए के सारे एलिमेंट्स की एक एक ही इमेज है बी में। इसको हम इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। इसमें एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई होता है। दूसरा फंक्शन है मैनी वन। इसमें हम देख सकते हैं कि ए के मैनी एलिमेंट्स की एक ही इमेज बी में है। अब वन वन और मैनी वन में हम देखने वाली बात यह है कि इसमें दोनों में रेंज इक्वल टू कोडोमेन हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। तीसरा वाला फंक्शन है ऑन टू। इसमें हम देख सकते हैं कि ऑन टू फंक्शन में बी की सारी इमेजेस से ए का कोई ना कोई प्री इमेज जरूर है, यानी बी के सारे एलिमेंट्स की प्री इमेजेस ए में है। इसमें कोड डोमेन इक्वल टू रेंज होता है। इसको हम सर्जेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। और ये वन वन और मैनी वन का कॉम्बिनेशन हो सकता है, नहीं भी हो सकता। इसमें एफ एक्स इक्वल टू वाई होता है। अब लास्ट वाला जो होता है वो कॉम्बिनेशन होता है वन वन और ऑन टू का। इसको हम बाइजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। इसमें ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी इमेजेस बी में होगी और बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं उसकी प्री इमेजेस ए में होगी। कहने का मतलब यह है कि वन वन और मैनी वन में ए के सारी एलिमेंट्स की इमेजेस बी में होती है और थर्ड ऑन टू और वन वन प्लस ऑन टू में बी के सारे एलिमेंट्स की प्री इमेजेस ए में होती है। चलिए फंक्शंस पर कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं। यहाँ पर हमें पता करना है कि फंक्शन वन वन है, ऑन टू है या बाइजेक्टिव है। हमें यहाँ पर रिलेशन दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू थ्री माइनस फोर एक्स। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि वन वन ये है कि नहीं है। इसके लिए एक्स वन एक्स टू को हमें मानना पड़ेगा कि ये आर के एलिमेंट हैं। अब एक्स वन की फॉर्म में हमें एफ एक्स को लिखना पड़ेगा जो कि होगा थ्री माइनस फोर एक्स वन। फिर एक्स टू की फॉर्म में लिखना पड़ेगा जो कि थ्री माइनस फोर एक्स टू है। इन दोनों को हम इक्वल कर देंगे तो इससे हमारा एक्स वन इक्वल टू एक्स टू आ जाएगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये वन वन फंक्शन है। दूसरा चेक करना है हमें ऑन टू फंक्शन। इसमें हम इक्वेशन लिख देंगे रिलेशन की एफ एक्स इक्वल टू थ्री माइनस फोर एक्स। अब एफ एक्स वाई के इक्वल होता है तो हम इसको लिख देंगे वाई इक्वल टू थ्री माइनस फोर एक्स। अब हम एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे वाई की टर्म्स में थ्री माइनस वाई अपॉन फोर। अब थ्री माइनस वाई अपॉन फोर जो वाई की वैल्यू आया हम उसको पहली इक्वेशन में रख देंगे, एक्स की जगह रख देंगे। एक्स की जगह रखने पर अगर हमें वाई मिल जाता है तो हम कहेंगे कि ये ऑन टू फंक्शन भी है। अब ये दोनों फंक्शन वन वन भी है ऑन टू भी है, इसलिए इसको हम बाइजेक्टिव फंक्शन मान सकते हैं। चलिए एक और प्रॉब्लम लेते हैं फंक्शन पर। हमें बताना है कि वन वन है, ऑन टू है या बाइजेक्टिव है। हमें रिलेशन दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू वन प्लस एक्स स्क्वायर से। चलिए पहले हम चेक करते हैं ये वन वन है कि नहीं है। इसमें एक्स वन एक्स टू को हम एलिमेंट मान लेंगे आर का। एक्स वन की टर्म में इक्वेशन को हम रख देंगे एफ एक्स वन इक्वल टू वन प्लस एक्स वन स्क्वायर। एफ एक्स टू की टर्म में भी हम बना लेंगे एफ एक्स टू इक्वल टू वन प्लस एक्स टू स्क्वायर। दोनों को इक्वल कर देंगे तो एक्स वन स्क्वायर इक्वल टू एक्स टू स्क्वायर आ जाएगा। अब दूसरी साइड का हम रूट लेंगे तो एक्स वन की वैल्यू या तो एक्स टू आएगी या माइनस एक्स टू आएगी, जो कि दोनों डिफरेंट है। इसलिए एक्स वन इक्वल नहीं माना जा सकता एक्स टू के, इसलिए ये फंक्शन वन वन नहीं है। चलिए अब ऑन टू चेक करते हैं। इसमें हम इक्वेशन रख देंगे एफ एक्स इक्वल टू वन प्लस एक्स स्क्वायर। एफ एक्स वाई के इक्वल होता है इसलिए हम वाई के इक्वल इक्वेशन को रख देंगे वाई इक्वल टू वन प्लस एक्स स्क्वायर। अब एक्स की वैल्यू हम वाई की टर्म्स में निकाल लेंगे जो कि आएगी अंडर रूट वन माइनस वाई। अंडर रूट वन माइनस वाई को हम फर्स्ट इक्वेशन में रख देंगे और देखेंगे कि ये वाई आया कि नहीं आया, लेकिन यहाँ पर वाई नहीं आ रहा है, टू माइनस वाई आ रहा है जो कि वाई के इक्वल नहीं है, इसलिए ये वन टू फंक्शन नहीं है। ये ना तो वन वन फंक्शन है ना वन टू फंक्शन है, इसलिए ये बाइजेक्टिव फंक्शन भी नहीं है। अब हम देखते हैं कंपोजिशन क्या होता है फंक्शन का। इसका मतलब होता है दो फंक्शंस को मिला करके एक बनाना। मान लीजिए दो फंक्शन दिए हुए हैं एफ एक्स और जी एक्स। तो एफ एक्स प्लस जी एक्स को हम एफ ओ जी बोलते हैं और एक्स की जगह हम अंदर में जी एक्स रख देंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह जी एक्स प्लस एफ एक्स को हम जी ओ एफ बोलते हैं और जी के अंदर एफ एक्स को रख देंगे तो उसकी वैल्यू आ जाएगी। एक एग्जाम्पल से समझते हैं, एफ एक्स हमें थ्री एक्स दिया हुआ है और जी एक्स हमें एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। तो एफ ओ जी जो होगा वो एफ जी एक्स के बराबर होगा, या जी एक्स की वैल्यू हम एक्स स्क्वायर रख देंगे और एक्स स्क्वायर को हम एफ एक्स के अंदर एक्स की जगह रखेंगे तो थ्री एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। इसी तरह जी ओ एफ जी एफ एक्स होता है और एफ एक्स की वैल्यू अगर जी के अंदर रख देंगे तो जी थ्री एक्स हो जाएगा और थ्री एक्स को हम एक्स स्क्वायर में एक्स की जगह रख देंगे तो थ्री एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। चलिए हम कुछ प्रॉब्लम्स लेते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस पर। हमें एफ फंक्शन दिया हुआ है ऑर्डर्ड पेयर्स में वन टू थ्री फाइव फोर वन
और जी फंक्शन दिया हुआ है 1 3 2 3 5 1 के पेयर्स में। हमें पता करना है जी ओ एफ और एफ ओ जी। सबसे पहले हम जी ओ एफ पता करेंगे। तो जी ओ एफ वन जो होगा, एफ वन को हम पहले वाले फंक्शन से लेंगे। वन के साथ टू दिया हुआ है तो हम टू वैल्यू रख देंगे, एफ वन की वैल्यू टू रख देंगे। इस तरीके से जी टू बन जाएगा। अब जी टू की वैल्यू हम जी फंक्शन से देखते हैं तो वो थ्री है, जो कि ब्लू कलर में है। इसी तरह जी ओ एफ थ्री हम निकालेंगे पहले। तो थ्री एफ थ्री की वैल्यू हमें फाइव दी हुई है, येलो में दिखाई दे रहा है। इस तरह जी फाइव आ जाएगा, और जी फाइव की वैल्यू हम सेकेंड फंक्शन जी वाले में से निकालेंगे तो वन आ जाएगी। इसी तरह जी ओ एफ फोर निकालेंगे। एफ फोर की वैल्यू हमें दिखाई दे रही है, वन है येलो में। इस तरह हमें जी वन आ जाएगा, और जी वन की वैल्यू सेकेंड फंक्शन से हम निकाल लेंगे। वन की वैल्यू थ्री है तो थ्री आ जाएगा। इस तरीके से जी ओ एफ वन थ्री फोर के लिए अलग अलग पेयर्स थ्री वन फोर के आएंगे। वन का पेयर थ्री के साथ है, थ्री का पेयर वन के साथ है, फोर का पेयर थ्री के साथ है। इसी तरह हमें एफ ओ जी भी निकालना है। एफ ओ जी वन पहले निकालेंगे। तो जी वन की वैल्यू सेकंड फंक्शन में देखेंगे थ्री है तो हम थ्री रख देंगे तो एफ थ्री आ जाएगा। एफ थ्री की वैल्यू फर्स्ट फंक्शन से हम देखेंगे, थ्री के साथ फाइव है तो फाइव आ जाएगी। इसी तरह एफ ओ जी टू भी हम निकाल लेंगे। जी टू की वैल्यू थ्री है, थ्री रख देंगे तो एफ थ्री की वैल्यू हम लेफ्ट वाले से फाइव निकाल लेंगे। इसी तरह एफ ओ जी फाइव निकाल लेंगे। जी फाइव की वैल्यू वन है जो कि ब्लू में है, और एफ वन की वैल्यू लेफ्ट साइड एफ फंक्शन से निकाल लेंगे टू है। इस तरीके से वन के साथ फाइव का पेयर बनेगा, टू के साथ फाइव का, और फाइव के साथ टू का पेयर बनेगा। इस तरीके से एफ ओ जी आ जाएगा 1 5 2 5 5 2। अब इन्वर्टिबल फंक्शन देखते हैं क्या होते हैं। तो किसी भी फंक्शन का इन्वर्ट होता है, यानी अगर फंक्शन दिया हुआ हो ए टू बी, तो जो इन्वर्स फंक्शन होगा वो बी टू ए होगा। यानी सारे एलिमेंट्स इन्वर्ट हो जाएंगे। बी की जगह ए आ जाएगा, ए की जगह बी आ जाएगा। डोमेन्स बिकम्स कोडोमेन एंड कोडोमेन्स बिकम्स डोमेन। इफ एनी फंक्शन इज बाइजेक्टिव देन इट इज इन्वर्टिबल। यानी कोई फंक्शन बाइजेक्टिव है, वन वन प्लस ऑन टू है, तो इन्वर्टिबल फंक्शन भी होता है। चलिए इन्वर्टिबल फंक्शन पर कुछ प्रॉब्लम्स लेते हैं। हमें बताना है कि कोई फंक्शन इन्वर्टिबल है क्या, और इसका इन्वर्स भी हमें पता करना है। रिलेशन दिया हुआ है एक इक्वेशन से, एफ एक्स इक्वल टू थ्री माइनस फोर एक्स। सबसे पहले हम वन वन पे चेक करेंगे। एक्स वन एक्स टू एलिमेंट मान लेंगे आर के। एक्स वन की टर्म में हम इक्वेशन को लिख देंगे एफ एक्स वन इक्वल टू थ्री माइनस फोर एक्स वन। एफ एक्स टू की फॉर्म में हम लिख देंगे थ्री माइनस फोर एक्स टू। दोनों को इक्वल कर देंगे। इस तरीके से एक्स वन इक्वल टू एक्स टू आ जाएगा। इसका मतलब है ये फंक्शन वन वन है। अब हम इसके लिए ऑन टू के लिए चेक करेंगे। एफ एक्स इक्वल टू थ्री माइनस फोर एक्स लिख देंगे। हम जानते हैं एफ एक्स इक्वल टू वाई होता है, तो वाई इक्वल टू थ्री माइनस फोर एक्स आ जाएगा। अब हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे जो कि होगी थ्री माइनस वाई अपॉन फोर। इसी को हम एफ इनवर्स भी बोलेंगे। अब एफ इनवर्स की वैल्यू जो आई है थ्री माइनस वाई अपॉन फोर, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन में रख देंगे एक्स की जगह। तो ये रखने पर अगर वाई आ जाता है तो ये ऑन टू फंक्शन भी है। इसलिए प्रूव होता है कि ये वन वन फंक्शन भी है, ऑन टू फंक्शन भी है। इसलिए दोनों होने के कारण बाइजेक्टिव फंक्शन भी है, और बाइजेक्टिव है तो इन्वर्टिबल फंक्शन भी है। चलिए इन्वर्टिबल फंक्शन पर प्रॉब्लम्स देखते हैं। यहाँ हमें फंक्शन दिया हुआ है जिसमें बता रखा है एफ वन इक्वल टू ए, एफ टू इक्वल टू बी, एफ थ्री इक्वल टू सी है। अब हमें बताना है कि क्या एफ इन्वर्टिबल है। एफ इन्वर्स भी हमें निकालना है, और शो करना है कि एफ इन्वर्स का भी इन्वर्स एफ ही होता है। चलिए एरो डायग्राम बना लेते हैं। वन टू थ्री के साथ ए बी सी है। ए सेट में प्री इमेजेस है जिसको हम डोमेन भी बोलते हैं। बी सेट में इमेजेस है जिनको रेंज भी हम बोलते हैं। हम देख सकते हैं कि हर प्री इमेज की एक यूनिक इमेज बी में है, तो ये वन वन फंक्शन है। और हर इमेज की एक प्री इमेज भी है, तो ये ऑन टू फंक्शन भी है। इसका मतलब है कि ये वन वन भी है और ऑन टू फंक्शन भी है। इसका मतलब ये भी है कि ये इन्वर्टिबल है, बाइजेक्टिव भी है। कि हम फंक्शन बनाते हैं इसका ऑर्डर पेयर्स में। वन का ए के साथ है, टू का बी के साथ है, थ्री का सी के साथ है। इसका हम इन्वर्स करेंगे तो इसके सारे एलिमेंट्स को उल्टे कर देंगे। तो बी की जगह ए आ जाएगा, ए वन बी टू सी थ्री बन जाएगा। अब इस इन्वर्स का भी हम इन्वर्स कर देंगे तो वापस से एक को उल्टा कर देंगे, तो वन ए टू बी थ्री सी जो कि एफ की तरह ही है वो आ जाएगा। तो हम दिखा सकते हैं कि एफ इन्वर्स का इन्वर्स भी एफ के इक्वल ही होता है। नंबर ऑफ फंक्शंस पता करने के लिए हमें कुछ फॉर्मूलेज देखने होंगे। मान लीजिए दो सेट हैं, ए सेट में एम एलिमेंट है, बी सेट में एन एलिमेंट है। तो नंबर ऑफ पॉसिबल फंक्शन होंगे एन की पावर एम, और नंबर ऑफ इंजेक्टिव या वन वन फंक्शन होंगे फैक्टोरियल एम डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल एम माइनस एन। और नंबर ऑफ सर्जेक्टिव या ऑन टू फंक्शन होंगे, एक फॉर्मूले से इनको दिया जाएगा एन की पावर एम माइनस एन सी वन, एन माइनस वन की पावर एम प्लस एन सी टू, एन माइनस टू की पावर एम। इसी फॉर्मूले से दिया जाएगा।
और नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शंस जो होंगे वो फैक्टोरियल m के इक्वल होंगे। इन पर हम क्वेश्चंस भी लेंगे। चलिए अब प्रॉब्लम लेते हैं नंबर ऑफ फंक्शंस पर। ए सेट दिया हुआ है जिसमें 4 एलिमेंट है ABCD। बी सेट दिया हुआ है जिसमें 3 एलिमेंट है EFG। अब हमें नंबर ऑफ पॉसिबल फंक्शंस 1 1 और ऑन टू फंक्शंस बताने हैं कितने कितने होंगे। नंबर ऑफ पॉसिबल फंक्शंस जो होंगे वो 3 की पावर 4 होंगे, क्योंकि 3 एलिमेंट्स बी में है और 4 एलिमेंट ए में है, तो 3 की पावर 4 81 होता है। नंबर ऑफ इंजेक्टिव या 1 1 फंक्शन होंगे फैक्टोरियल 4 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 4 - 3, जो कि होगा 24 के इक्वल। इसी तरह नंबर ऑफ सर्जेक्टिव ऑन टू फंक्शन हम फॉर्मूले से निकालेंगे, जैसा कि हमने फॉर्मूला देखा था। इससे हमारा 36 आ जाएगा। चलिए देखते हैं बाइनरी ऑपरेशन क्या होते हैं। A binary operation star is a set of operations such as addition, subtraction, division and multiplication on set X. It is denoted by A star B. यानी सेट्स के साथ जो भी हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन करेंगे उनको हम बाइनरी ऑपरेशन बोलते हैं। ये 3 टाइप के बाइनरी ऑपरेशन होते हैं। कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन, यानी ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए हो, यानी ए की और बी की वैल्यू को एक्सचेंज करने पर अगर सेम रिजल्ट आए तो उसको हम कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन बोलते हैं। एसोसिएटिव के लिए हम एक और वेरिएबल लेते हैं सी। अब इसमें हम एक्सचेंज करके देखते हैं कि बी सी का ऑपरेशन अगर ए के साथ करें या ए बी का ऑपरेशन सी के साथ करें, दोनों इक्वल आएंगे तो हम उसको एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं। थर्ड वन होता है आइडेंटिटी बाइनरी ऑपरेशन। इसमें किसी एलिमेंट का अगर 1 के साथ ऑपरेशन करें या 1 के साथ ए का ऑपरेशन करें, दोनों कंडीशन में अगर ए ही आए तो उसे आइडेंटिटी बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं। चलिए बाइनरी ऑपरेशन पर एक प्रॉब्लम लेते हैं। यहाँ हमें बताना है कि जो बाइनरी ऑपरेशन है वो कम्यूटेटिव है या एसोसिएटिव है। पहला क्वेश्चन दे रखा है सेट जेड के लिए ए स्टार बी इक्वल टू A - B, यानी A - B के लिए हमें चेक करना है कम्यूटेटिव है या एसोसिएटिव है। उसके बाद AB+1 के लिए चेक करेंगे कम्यूटेटिव है कि एसोसिएटिव है। पहले हम चेक करते हैं A - B के लिए। सबसे पहले चेक करेंगे ये कम्यूटेटिव है कि नहीं है। A = 1 और B = 2 ले लेंगे हम और चेक करेंगे 1 - 2 इक्वल होता है क्या 2 - 1 के, जो कि बिल्कुल नहीं होता। इसका मतलब है ये कम्यूटेटिव बिल्कुल नहीं है। तो हम चेक करेंगे एसोसिएटिव के लिए A = 1 B = 2 C = 3 ले लेंगे और चेक करेंगे 1 - 2 में से अगर 3 को माइनस करें वो इक्वल होता है क्या 1 में से 2 - 3 को माइनस करने पर, जो कि नहीं होता। इसका मतलब कि ये एसोसिएटिव भी नहीं है। अब हम सेकंड क्वेश्चन AB+1 के लिए चेक करेंगे कम्यूटेटिव है कि नहीं है। A = 1 B = 2 ले लेंगे और यहाँ चेक करेंगे तो हमें मिलेगा कि दोनों इक्वल होते हैं, यानी कि ये कम्यूटेटिव है। हम चेक करेंगे एसोसिएटिव के लिए A = 1 B = 2 C = 3 लेकर के, और वैल्यू रखने पर हमें मिलेगा कि 9 इक्वल नहीं होता 7 के। इसका मतलब ये है कि ये एसोसिएटिव नहीं है। एक और प्रॉब्लम लेते हैं बाइनरी ऑपरेशन पर। सेट दिया हुआ है 1 2 3 4 5। इसमें बाइनरी ऑपरेशन डिपेंड हो रखा है ए और बी का मिनिमम। तो इसके लिए हमें ऑपरेशन टेबल बनानी है बस। चलिए ऑपरेशन टेबल बनाते हैं, बहुत इजी है। अब हम यहाँ पर ऑपरेशन का नाम लिख देंगे और 1 2 3 4 5 दोनों साइड लिख देंगे। अब हम चेक करेंगे कि 1 1 का मिनिमम क्या है 1, 1 2 का मिनिमम क्या है 1, 1 3 का मिनिमम क्या है 1, 1 4 का मिनिमम 1 है, 1 5 का मिनिमम 1 है। इसी तरह 2 1 का मिनिमम क्या है 1, 2 2 का मिनिमम 2 है, 2 3 का मिनिमम 2 है, 2 4 का मिनिमम 2 है, 2 5 का मिनिमम 2 है। इसी तरह 3 1 का मिनिमम 1 है, 3 2 का मिनिमम 2 है, 3 3 का मिनिमम 3 है, 3 4 का मिनिमम 3 है, 3 5 का मिनिमम 3 है। इसी तरह 4 1 का मिनिमम 1 है, 4 2 का मिनिमम 2 है, 4 3 का मिनिमम 3 है, 4 4 का मिनिमम 4 है और 4 5 का मिनिमम भी 4 है। इसी तरह 5 1 का मिनिमम 1 है, 5 2 का मिनिमम 2 है, 5 3 का मिनिमम 3 है, 5 4 का मिनिमम 4 है और 5 5 का मिनिमम भी 5 है। चलिए अब कुछ फंक्शंस देखते हैं, उनके ग्राफ कैसे बनेंगे वो भी देखते हैं और डोमेन रेंज कैसे बताएंगे वो भी हम देखते हैं। पहला फंक्शन है आइडेंटिटी फंक्शन, यानी y = x। यहाँ हम x की वैल्यू जो भी रखेंगे y की वैल्यू भी वही आएगी। x की वैल्यू 1 रखेंगे y की वैल्यू 1 आएगी, x की वैल्यू 2 रखेंगे y की वैल्यू भी 2 आएगी, x की वैल्यू -1 रखेंगे y की वैल्यू -1 आएगी, x की वैल्यू -2 रखेंगे y की वैल्यू भी -2 आएगी। इस तरीके से कोऑर्डिनेट को हम कनेक्ट करेंगे तो एक जीरो से निकलती हुई एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। इसका डोमेन हम जो भी x की वैल्यू दे रहे हैं जो कि इनपुट वैल्यू है वो r ही होगी, यानी रियल वैल्यू होगी रियल नंबर्स में से।
और रेंज भी रियल नंबर का ही होगा क्योंकि y इक्वल टू एक्स है। दूसरा फंक्शन हम देखते हैं कांस्टेंट फंक्शन y इक्वल टू सी, मान सकते हैं इसको। यहाँ पर y इक्वल टू सी है, इसका मतलब है कि 3 पर वैल्यू है इसकी। x की वैल्यू हम कुछ भी रखेंगे, y की वैल्यू 3 ही रहेगी। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन बन रही है y इक्वल टू 3 पर। इसका डोमेन हम इनपुट वैल्यूज r रखेंगे तो रेंज हमें c मिलेगी, सबके लिए वैल्यू c ही होगी। दूसरा फंक्शन है मॉड्यूलस फंक्शन। मॉड्यूलस फंक्शन y इक्वल टू मॉड्यूलस x होता है, यानी x अगर 0 से बड़ा है तो प्लस एक्स होगा, x अगर 0 से छोटा है तो माइनस एक्स होगा। इसका ग्राफ भी ऐसे बनेगा, अगर 1 रखेंगे तो y की वैल्यू 1 होगी, -1 रखेंगे x की वैल्यू तब भी 1 ही होगी y की वैल्यू। इस तरीके से हम इसका ग्राफ भी बना सकते हैं। डोमेन इसका r है और रेंज हमेशा इसकी पॉजिटिव होगी, रियल वैल्यूज के पॉजिटिव नंबर्स ओनली, जैसा कि हम ग्राफ में भी देख सकते हैं सारी y की वैल्यू पॉजिटिव ही है। नेक्स्ट फंक्शन है क्वाड्रेटिक फंक्शन y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एक्स की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 आएगा, 2 रखेंगे तो 4 आएगा, और 3 रखेंगे तो 9 आएगा। इसी तरह -2 रखेंगे तो 4 आएगा, और -3 रखेंगे तब भी 9 ही आएगा, यानी y की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी। इसलिए हम कह सकते हैं इसका डोमेन तो r होगा और रेंज हमेशा पॉजिटिव होगी, यानी कि y की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही आएगी, और ग्राफ ऐसे बनेगा। नेक्स्ट है क्यूबिक फंक्शन y इक्वल टू एक्स क्यूब का एक चार्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर। y इक्वल टू 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे तो 1927 आएगा, और -1 -2 -3 रखेंगे तो -1 -8 और -27 आएगा। इस तरीके से डोमेन r रखने पर रेंज भी r ही होगी, प्लस माइनस दोनों तरफ हो सकती है। अब देखते हैं रेसिप्रोकल फंक्शन। ये होता है y इक्वल टू 1/x। यहाँ x की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, बस इतना हमें ध्यान रखना है। इसलिए इसका डोमेन भी r-0 होना चाहिए और रेंज भी r-0 होगी। इस तरीके से जो भी ग्राफ बनेगा आप वो देख सकते हैं। नेक्स्ट फंक्शन है रेसिप्रोकल स्क्वायर्ड फंक्शन, यानी कि 1/x स्क्वायर का फंक्शन। यहाँ भी हम देख सकते हैं कि x की वैल्यू 0 नहीं हो सकती है और y की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही आएगी, चाहे से x की वैल्यू हम पॉजिटिव लें या नेगेटिव लें। और इस तरीके से इसका ग्राफ बनेगा, डोमेन इसका r-0 ही होगा और रेंज हमेशा पॉजिटिव होगी। अब देख सकते हैं स्क्वायर रूट फंक्शन y इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स। इसका फंक्शन हम देखेंगे तो इस तरीके से बनेगा, डोमेन हमेशा पॉजिटिव रहेगा रियल नंबर का, और रेंज भी हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी रियल नंबर की। क्यूब रूट फंक्शन हम देखते हैं x की पावर 1/3। इसका ग्राफ ऐसे बनेगा और इसका डोमेन और रेंज r ही होंगे। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का हम देख सकते हैं 2x का। यहाँ पर देखिए अगर x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू 1 आएगी, तो 0 1 पर यहाँ से देखिए ऊपर की तरफ जा रहा है, इसलिए इसका डोमेन होगा r और रेंज पॉजिटिव होगी 0 से इन्फिनिटी तक। लॉगरिथमिक फंक्शन का आप देख सकते हैं ग्राफ log 0, जो कि अगर f की वैल्यू 0 हम लेंगे तो y की वैल्यू 1 आएगी, और log 1 की वैल्यू 0 होती है। इस तरीके से ऐसा ग्राफ बनेगा, डोमेन होगा 0 से इन्फिनिटी एक्सक्लूडिंग 0 एंड इन्फिनिटी, और रेंज होगी r। सिग्नम फंक्शन एक होता है मॉडुलस x डिवाइडेड बाय x। इसमें अगर x की वैल्यू 0 से ज़्यादा है तो वैल्यू 1 आती है, x की वैल्यू 0 हो तो वैल्यू 0 ही आती है, और x की वैल्यू 0 से कम हो तो वैल्यू -1 आती है। इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, डोमेन इसका r होगा इनपुट वैल्यूज का, और रेंज इसकी -1 0 1 होगी, जो कि हम इक्वेशंस में भी देख सकते हैं। चलिए देखते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है। y इक्वल टू ब्रैकेट में x को हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोलते हैं। जैसे हम रेंज का लोअर पार्ट लेते हैं, इसका डोमेन r होगा। जैसे कि अगर रेंज हो 2 से 1 की तो वो वैल्यू 1 आ जाएगी, 3 से 2 की हो तो 2 आ जाएगी, 4 से 3 हो तो 3 आ जाएगी। इसी तरह 0 से -1 हो तो -1 आ जाएगी, -2 से -3 हो तो -3 आ जाएगी, यानी लोअर पार्ट हम ले लेंगे। ये रेंज z होगी, जो कि एक इंटीजर नंबर होगा कोई सा भी। अगर कुछ नंबर्स के हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन देखें तो यहाँ 3.7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमें पता करना है। अब इसकी रेंज 3 से 4 के बीच में है, तो लोवेस्ट पार्ट 3 है तो इसकी वैल्यू 3 आ जाएगी।
इसी तरह -3.7 का अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालें तो -4 होगा, क्योंकि इसकी रेंज -4 से -3 के बीच में है। चलिए कुछ डोमेन एंड रेंज पर कुछ प्रॉब्लम देखते हैं। अब यहाँ पर हमें डोमेन पता करना है। 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसमें हमें 2 रूल्स याद रखने होंगे। पहला रूल है वी कैन नॉट डिवाइड बाय जीरो, यानी डिनोमिनेटर में अगर जीरो आने के चांस हो तो जीरो नहीं होना चाहिए। और दूसरा है अगर कोई स्क्वायर रूट आ रहा हो तो अंडर रूट में नेगेटिव नंबर नहीं आ सकता। इन दोनों रूल्स देख करके हम डोमेन पता करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है पॉलिनोमियल इक्वेशन का। किसी भी पॉलिनोमियल इक्वेशन हो उसमें कोई डिनोमिनेटर नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर डोमेन तो आर ही होगा, या फिर इसको हम -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी भी बोल सकते हैं, दोनों एक ही बात होती है। दूसरा क्वेश्चन है 2x+1/x² यहाँ पर डिनोमिनेटर आ रहा है। यहाँ पर हमें देखना है कि x² - 16 जीरो नहीं होना चाहिए। तो इसको हम सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू +-4 नहीं होनी चाहिए, जिसको हम r में से माइनस कर देंगे तो डोमेन हमारा निकल जाएगा। इसको हम दूसरी फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं, यूनियन आगे। थर्ड क्वेश्चन में हमारे अंडर रूट में x-9, यानी न्यूमरेटर में ही अंडर रूट है, अंडर रूट में x-9 यानी x-9 ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए, क्योंकि न्यूमरेटर जीरो भी हो सकता है, इसलिए यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू आया है। तो इसको सोल्व करने पर हमें पता लग जाएगा कि इसका डोमेन r और x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 9 होनी चाहिए। इसको हम रेंज में अगर लिखें तो ब्रैकेट 9 यानी 9 से इंक्लूड करते हुए इन्फिनिटी तक इसकी वैल्यू हो सकती है डोमेन की। फोर्थ क्वेश्चन में हम देख सकते हैं न्यूमरेटर में ही अंडर रूट है, उसके अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² + 4x - 21 जो कि ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होनी चाहिए। इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू आएगी -7 और 3। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं डोमेन में r होगा, x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू -7 और x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होनी चाहिए। फिफ्थ क्वेश्चन में हम देख सकते हैं कि नीचे अंडर रूट x+9 है, तो अंडर रूट x+9 में x+9 हमेशा जीरो से बड़ा होना चाहिए, इसलिए इसका डोमेन होगा r और x वैल्यू ग्रेटर देन -9। इसको हम रेंज में लिखेंगे तो -9 हम लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन।